पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पेंगान के साथ वो दोनों के दोनों पाइथन आकर शामिल हो चुके थे, लेकिन पेंगान को अभी भी इस चीज की टेंशन लग रही थी कि उसके जो दोस्त वगैरह हैं वो काई एकेडमी के अंदर किस तरह से रह रहे होंगे। इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो यंग मास्टर को भेज देगा काई एकेडमी में, ताकि वो वहां जाने के बाद उसके दोस्तों का ख्याल रख सके। तो इस वजह से वो जो यंग मास्टर होता है पहुंच जाता है काई एकेडमी में, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसको एक हैरान कर देने वाली बात का पता चलता है कि यहाँ के जितने भी डिसाइपल है ना, उन सभी ने बहुत बुरा ट्रीट किया है पेंगान के दोस्तों को। वो उनको खूब बुली कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर बॉपिंग तो उनसे पंगा भी ले लिया। तो इसको देखकर वो जो यंग मास्टर था काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो सीधा चला जाता है मास्टर वगैरह से फाइट करने के लिए कि जब यहाँ पर बुली किया जा रहा है तो मास्टर इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे। इस वजह से तो वो एक मास्टर के साथ बहुत भयंकर वाला भिड़ चुका था ताकि वो उस मास्टर की जान ही ले ले। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लियर को देखते हैं। लियर वही इंसान है जिसको हमने सीजन 1 में भी मिस्टर किन के साथ देखा था ना, जो हमेशा परेशान रहता था, उसकी बीवी उसको खूब मारती थी। तो वही बंदा होता है और असल में ये कोई और नहीं बल्कि वो जो बॉपिंग और उसके दोस्तों में वो छोटू शामिल है ना, उसका ही फादर है। तो हमें यहाँ पर पिछले ही सीजन का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लियर मिस्टर किन के साथ बैठा हुआ था और दोनों आपस में बातें कर रहे थे। जहाँ पर लियर ने मिस्टर किन के लिए कुछ शराब वगैरह ऑफर की थी और वो उसको देता है। तो मिस्टर किन को भी शराब अच्छे से पसंद आती है। लियर कहता है कि उतनी खास तो शराब नहीं है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से अच्छी बनाने की कोशिश की है। ये सीन हमें इसलिए दिखाया गया था कि हमें ये बताया जा सके कि वो जो लियर है ना, उसने कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रेरणा ली है मिस्टर किन से। मिस्टर किन ने उसको बहुत सारी चीजें सिखाई है और उन्हीं के रास्ते पे लियर भी आज चलता है। तो अब हम यहाँ पर ना एक बंदे को देख पाते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम का सीन है और ये उसी काई एकेडमी का एक बंदा है जो कि प्रिंसिपल जैसा लग रहा था। और ये काफी ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि जितने भी बाकी मास्टर वगैरह ना जो यहाँ पर डिसाइपल को पढ़ाते हैं, उन लोगों ने यहाँ उसको आकर बताया था कि हमारे दरवाजे के बाहर लियर खड़ा हुआ है जो कि पूरी की पूरी आर्मी को लेकर आया है। हम सब ने यहाँ पर उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो हमारी पूरी की पूरी काई एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर देगा। हम नहीं जानते कि वो यहाँ पर क्यों आया है, उसका यहाँ पर आने का मकसद क्या है, लेकिन जो भी है वो ठीक नहीं लग रहा। वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है। उसकी पावर को देखकर लगता है कि कम से कम वो 8 रेल्म पर तो आराम से होगा। तो इस वजह से एक मास्टर को ऑर्डर दिया जाता है कि देखो एक काम करो, तुम जाकर पहले उससे लियर से बात करो, देखो कि वो क्या चाहता है, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से एक मास्टर जो था वो जाता है लियर के पास और उससे पूछता है कि बताओ तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो लियर कहता है कि देखो मुझे तुम्हारे एम्पायर से बात करनी है, जो भी इस काई एकेडमी का एम्पायर होगा, सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा होगा ना, मुझे उससे बात करनी है, बात करवा दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन वो मास्टर कहता है कि देखो तुम उससे बात नहीं कर सकते। अगर तुम हमारे एम्पायर से बात करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पहले काबिलियत दिखानी होगी। हम यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे या फिर तुम हमारे ऊपर अटैक कर सकते हो। जिसके भी 3 अटैक ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना, तो वो जीतेगा। अगर हम जीते तो तुम एम्पायर से बात नहीं कर सकते और तुम जीते तो तुम एम्पायर से बात कर पाओगे। तो यहाँ पर लियर कहते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ पर शुरुआत के 2 अटैक करो, देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना है जिगरा है। तो जैसे ही यहाँ पर वो मास्टर अटैक देकर मारता है ना लियर को यहाँ पर कुछ होता ही नहीं। वो बिंदास वहाँ पर खड़ा था, उसको तो एक खरोच तक नहीं आई थी। मास्टर ये देखकर हैरान हो चुका था कि इस लियर को हो गया क्या, इसके पास कितनी पावर है, ये तो कुछ हिला भी नहीं। वो वापस से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी लियर को कुछ होता नहीं। लियर कहता है कि देखो एक अटैक तुम्हारा खत्म हो गया, और अटैक करना चाहते हो क्या, जल्दी जल्दी करो उसको भी, वरना फिर यहाँ पर जब मैं तीसरा वाला अटैक करूंगा ना तो तुम बच नहीं पाओगे। मास्टर जो था फिर से यहाँ पर लियर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो ढंग से अटैक नहीं कर पा रहा था। वो यहाँ पर कई सारी कोशिश करता है लियर के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने की, लेकिन लियर के ऊपर अटैक कर पाना उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। लियर बहुत ज्यादा गुस्से में आया था। और अब जब यहाँ पर वो मास्टर अटैक करना शुरू करता है तो लियर भी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। उसके एक ही अटैक इतने स्ट्रॉन्ग थे कि मास्टर तो अधमरा होता जाता है। मास्टर भी कम स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी लियर उसको बहुत मारता है। लियर यहाँ पर कह रहा था कि तुम्हारा जो भी एम्पायर वगैरह है उसको घसीट कर बाहर निकालो, अगर वो नहीं आता ना तो मुझे जरा से भी देरी नहीं लगेगी अंदर घुसने में, और जब मैं अंदर गया ना तो फिर देख लेना कि तुम्हारी काई एकेडमी को मैं किस तरह से उसकी वाट लगा दूंगा, उसकी धज्जियां उड़ा कर रख दूंगा। तो ये देखने के बाद वो जो मास्टर था ना तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और अपना एक ड्रैगन फॉर्मेशन समन कर लेता है। उसने किसी तरह के ड्रैगन फॉर्मेशन को समन किया, जिसमें से वहाँ पर ड्रैगन स्पिरिट और कई सारे जर्नल की स्पिरिट आकर क्रिएट हो जाती है। जिस सारा का सारा उसने फॉर्मेशन इसलिए क्रिएट किया था ताकि वो उस लियर को रोक सके कि वो एकेडमी के अंदर ना आ पाए। ये पूरा फॉर्मेशन तैयार हो जाता है। फॉर्मेशन यहाँ पर उस लियर की जान लेने को तैयार था। यहाँ पर ये लोग का फाइट चल रही थी, तो वही हम यहाँ पर यंग मास्टर और उस लाइब्रेरियन की फाइट देख पाते हैं। वो लाइब्रेरियन से फाइट करा था ना यंग मास्टर, तो इनकी भी फाइट अभी तक यहाँ पर कंटिन्यू ही चल रही थी। दोनों एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार थे। तो वहीं यहाँ पर मास्टर और लियर के बीच में अभी भी बैटल चल रहा था। उसने अपना ड्रैगन फॉर्मेशन क्रिएट तो कर लिया था, लेकिन फिर भी लियर यहाँ पर अकेला पूरे फॉर्मेशन से मुकाबला कर रहा था, उसको अच्छी टक्कर भी देता है। मास्टर कहता है कि तूने जो गलती की है ना हमारे इस ड्रैगन फॉर्मेशन के अंदर घुसने की, यहाँ पर टिकने की, तो बचेगा नहीं, बहुत बुरा अंजाम होगा तेरा, तो सोच भी नहीं सकता उसके बारे में। वो अपना पूरे फॉर्मेशन का यूज करते हुए लियर की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे वो उसको मार रहा था ना, यहाँ पर जो लियर था उसको अपने बेटे की बात याद
आ रही थी। उसके बेटे को यहाँ पर देखकर तो लियर की हिम्मत बढ़ जाती है। वो यहाँ पर सिर्फ इतना ज्यादा गुस्सा इसलिए था क्योंकि लियर के बेटे को परेशान किया गया था। अब बाओपिंग और छोटू जो है उसको जितने भी यहाँ के डिसाइपल हैं उन्होंने बुली किया था ना और उसको मारा गया था। बस यही वजह थी कि लियर यहाँ पर आया था सभी से बदला लेने के लिए कि आखिर तुम लोग क्यों मेरे बेटे को परेशान किए। जब यहाँ पर मेरे बेटे को परेशान किया गया तो ना किसी मास्टर ने ना किसी ने उसको रोका क्यों नहीं। इसी वजह से लियर को जवाब चाहिए था एम्परर से कि वो आकर मेरे बेटे से माफी मांगे। लिटरली वो यहाँ पर एम्परर से माफी मंगवाना चाह रहा था लियर के बेटे के सामने। अगर एम्परर ऐसी हरकत नहीं करता है ना तो वो लिटरली यहाँ पर पूरी की पूरी अकेडमी को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। बस उसका यही टारगेट था। यही टारगेट के लिए वो यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार था। सारे के सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि ये लियर पागल हो गया है क्या, ये एम्परर को झुकाना चाहता है, दिमाग तो नहीं है इसका ठिकाने पे। लियर को पता था कि मैं अपने बेटे को छोड़कर चला गया था, वो हमेशा मुझसे नफरत करता है, लेकिन मैं हमेशा अपने बेटे का ख्याल रखूंगा। जैसे मुझे पता चला कि मेरे बेटे को इतना बुरा ट्रीट किया यहाँ पर, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आया। जानता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है, वो मुझसे हमेशा गुस्सा रहता है, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। पर मेरे बेटे के ऊपर कोई आंच आएगी ना तो सच बता रहा पूरी दुनिया खत्म कर दूंगा। वो उस मास्टर को तो कुत्तों की तरह मारता है, इतना मारता है ना, लिटरली मास्टर अधमरा हो गया था, उसकी हालत खराब हो गई थी। उसका जो फॉर्मेशन था वो भी यहाँ पर उतना कुछ खास कर नहीं पा रहा था। पूरा फॉर्मेशन अपनी ताकत लगा देता है ताकि उसे लियर को रोका जा सके, लेकिन फिर भी लियर यहाँ पर पूरे फॉर्मेशन की बजाय जा रहा था। सब लोग डर जाते हैं। यहाँ पर वो प्रिंसिपल जो भी था सब कुछ यहाँ पर डर कर एकदम घबरा चुके थे कि लियर लगता है नहीं रुकने वाला। वो लिटरली यहाँ पर जो बोला है ना वो काम करेगा, सब कुछ को बर्बाद कर देगा। ये आखिर ये इंसान है कि क्या है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। लियर को यहाँ पर मिस्टर किन की भी बात याद आ रही थी जब वो उसको ट्रेनिंग दे रहे थे और उसको पावर वगैरह के बारे में कुछ गाइड कर रहे थे, क्योंकि वो हमेशा मिस्टर किन के साथ रहता था तो मिस्टर किन उसको हमेशा गाइड कर दिया करते थे। तो यही वजह से यहाँ पर लियर इतना ज्यादा गुस्से में भी था और वो अपनी पावर को अच्छी तरह से यूज भी कर पा रहा था मिस्टर किन के गाइडेंस की वजह से। तो इसके बाद लियर जो होता है सीधा चला जाता है ड्रैगन फॉर्मेशन की तरफ ताकि वो उसको डिस्ट्रॉय कर सके। और उसने सच में यहाँ पर अपनी पावर को इंक्रीज किया और फोर्सफुली जहाँ वो 8 रैम पर था 9th रैम की पावर को यूज कर पा रहा था। उसने 9th रैम की पावर का यूज करते हुए पूरे के पूरे ड्रैगन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। ड्रैगन फॉर्मेशन खत्म हो जाता है। फॉर्मेशन खत्म हुआ तो अब तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी लियर को रोकने वाली कि वो अकेडमी के अंदर ना जा सके। अब वो बिंदास अकेडमी के अंदर जा सकता था। अकेडमी का दरवाजा भी खुल जाता है। लियर कहते हैं कि चलो अब बारी आ चुकी है अंदर जाकर मिलने की उस एम्परर से। अब देखता हूँ कि कब तक वो मुझसे चुप कर रह सकता है। लियर ने यहाँ पर सब कुछ सीखा मिस्टर किन से, लेकिन वो जो हमेशा यहाँ पर कितना भी गुस्सा क्यों ना हो जाए लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को शांत करते थे ना, ये चीज लियर कभी नहीं सीख पाया। उसको हमेशा लगा कि वो इतना गुस्सा जब होता है ना तो वो अपना होश खो देता है और आज भी ऐसा ही कुछ था। जब वो गुस्सा हुआ तो उसने अपना होश खो दिया और सब कुछ को तहस नहस करके रख दिया। जब वो उस मास्टर की धज्जियां उड़ा कर रख देता और मास्टर अब खड़े होने के लायक भी नहीं बचाता तो सारे के सारे लोग जो थे सुई अकेडमी यानी कि काई अकेडमी वाले, क्योंकि ये जो काई अकेडमी है ना सुई डायनेस्टी के अंदर आता है, तो काई अकेडमी के सारे लोग एकदम घबरा चुके थे। उनको समझ आ चुका था कि कुछ तो कुछ गड़बड़ होगी। अब यहाँ पर लियर नहीं रुकेगा, या तो ये हमें बर्बाद करेगा या हमें इसकी बात माननी ही पड़ेगी। तो इसलिए 2 मास्टर उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो लियर शांत हो जाओ, तुम मिलना चाहते हो ना तो तुम हमारे प्रिंसिपल से मिल सकते हो। हमारे प्रिंसिपल ने खुद तुमसे रिक्वेस्ट की है कि वो तुमसे बात करना चाहते हैं, तो प्लीज अपना गुस्से शांत करो, उनसे जाकर एक बार मिल लो। तो गुस्से में ही सही यहाँ पर लियर जाता है प्रिंसिपल से मिलने के लिए। प्रिंसिपल उसे कह रहा था कि देखो हम जानते हैं कि हमारी तरफ से गलती हुई है, हमें ध्यान देना चाहिए था डिसेबल वगैरह के ऊपर कि वो किसी को बुली ना करे, और जो हमसे गलती हुई है उसके लिए हम यहाँ पर शर्मिंदा है। लेकिन तुम जो कह रहे हो कि उस गलती की वजह से एम्परर को यहाँ पर तुम्हारे बेटे के सामने झुककर माफी मांगनी चाहिए, ये बात गलत है। ये नहीं हो पाएगा हमसे। अगर तुम चाहो ना तो जिसने भी यहाँ पर तुम्हारे बेटे को बुली किया हम उन सभी से माफी मंगवा सकते हैं। वो तुम्हारे बेटे के सामने झुककर माफी मांगेंगे और आइंदा कभी भी उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। और हम सब यहाँ पर आइंदा से ध्यान रखेंगे कि तुम्हारे बेटे और उसके जितने भी दोस्त हैं ना उनको बुली ना किया जाए, ना उनको परेशान किया जाए। तो हम यहाँ पर तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये शर्त मान लो। हालांकि यहाँ पे लियर बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो सब कुछ बर्बाद करने के इरादे से यहाँ पर आया था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कह देता है कि ठीक है, जिसने भी मेरे बेटे को परेशान किया है ना उससे कहो कि जाकर मेरे बेटे से वो उसके सामने झुककर माफी मांगे, तभी जाकर मैं इस अकेडमी को छोड़ने वाला, वरना समझ लेना कि इसका अंजाम मैं क्या करूंगा। प्रिंसिपल अभी भी थोड़ा सा टेंशन में था। वो बाकी मास्टर से भी पूछ रहा होता कि जो हमने फैसला किया वो सही है ना, तो बाकी मास्टर भी कहते कि हाँ हमने जो फैसला किया वो बहुत सही है, क्योंकि जितना गुस्से में लिया रहा था ना अगर वो नहीं मानता तो हमें लिटरली एम्परर को बुलाना पड़ता और एम्परर को झुकवाना पड़ता उसके बेटे के सामने। वो तो अच्छा है कि उसने हमारी शर्तें हामी भर दी, जो कि हमारे लिए सबसे बेस्ट बात है। तो अब ये होने के
बाद जितने भी बदमाश डिसेबल थे ना, जिन लोगों ने भी परेशान किया था उस छोटू को और उसके दोस्तों को, उन सभी को यहाँ पर बुलाया जाता है और वो सब झुक कर माफी मांगने लग जाते हैं उसी छोटू से, और वो उसका जो खिलौना छीने थे वो खिलौना भी वापस कर दिया जाता है। तो ये देखकर छोटू बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहने लग जाता है कि तुमने बहुत परेशान किया मुझे, आइंदा अगर परेशान करोगे ना तो देख लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सही में छोटू का बाप तो एकदम तोप निकला, पूरा तहलका मचा कर रख दिया इस नए अकेडमी के अंदर। वैसा जिसका बाप होगा उसके सामने कौन ही आंख उठाकर देख पाएगा। छोटू अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन में था कि हर बार यहाँ पर मैं ही मुसीबत का कारण क्यों बन जाता हूँ। लगता है कि इस बार भी बहुत बड़ी मुसीबत आई, वो भी मेरी वजह से। जिस तरह से पिंगान अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करता था, मुझे भी वैसा ही बनना पड़ेगा ताकि मैं अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर सकूँ, ना कि मैं उनके लिए मुसीबत का कारण बनूं। इसके बाद लियर जो था ना पहुंच जाता है उस लाइब्रेरियन के पास, क्योंकि लाइब्रेरियन भी यहाँ पर जो पहले से अकेडमी के डिसेबल है उनका साथ देता था और बाहर के आए हुए डिसेबल का साथ नहीं देता था। उनके सही होने पर भी वो उनको परेशान करता था ना, तो इस वजह से लियर यहाँ पर लाइब्रेरियन की भी बचाने के लिए आया था। लाइब्रेरियन बड़ी मुश्किल से बचा था यंग मास्टर के अटैक से। तो अब यहाँ पर लियर उसके पास आता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए ऐसा मुंह पे पंच मारता है कि लग रहा था कि लाइब्रेरियन के 2-4 दांत टूट चुके थे। पूरी जान लगाकर थोपड़ा फोड़ कर रख दिया था यहाँ पर लियर ने उसी लाइब्रेरियन को। कहता है कि समझ जाना कि मैंने ये फाइट तुझसे क्यों की और ये पंच हमेशा तुझे याद रहेगा जब भी तू किसी डिसेबल को परेशान करने की कोशिश करेगा। तब लाइब्रेरियन की तो हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि अरे नहीं मैं आइंदा कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा, तो बिंदास जा सकता है यहाँ से। तो अब यहाँ पर जब वो छोटू आराम से बैठा हुआ होता है ना, तब वहाँ पर उसके पेरेंट्स आते हैं। उसके फादर थे, उसकी माँ थी और उसकी बहन थी, जिसका वो हमेशा इंतजार किया करता था। हालांकि वो यहाँ से अपने फादर से गुस्सा था, लेकिन उसको देखते साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके फादर उसको छोड़कर चले गए थे ना, तो इसी वजह से वो अपने फादर से गुस्सा था। लेकिन इतने दिन बाद जब उसने देखा ना अपने फादर को, तो सारा गुस्सा उसने भुला दिया। वो जल्दी जल्दी अपने फादर और पेरेंट्स को कमरे के अंदर लेकर आता है और उनको सारे अपने खिलौने दिखाता है जो था उसके पास, सब कुछ दिखाता है कि देखो मैंने कितनी सारी चीजें बनाई हैं और मैं यहाँ पर कितना अच्छे से रहता हूँ, मुझे आप लोगों का इंतजार था। यहाँ पर कहने लग जाता है उसका फादर उससे कि तुम अच्छे से तो रह रहे हो ना यहाँ पर, मैंने सुना कि तुम्हें किसी ने बुली किया। लियर बताता नहीं कि मैंने यहाँ पर उन बुली वालों की वाट लगाई है और अब वो तुम्हें बुली नहीं करेंगे। तो यहाँ पर छोटू कहना चाहता है कि हाँ कुछ लोगों ने बुली किया था, लेकिन पिंगान है ना वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है। उसने शायद कुछ किया होगा उन बुली करने वालों का, इस वजह से वो लोग अब मेरे सामने आकर आज सुबह सुबह माफी मांग रहे थे। छोटू को नहीं पता था कि ये काम पिंगान ने नहीं बल्कि उसके फादर ने किया था, लेकिन उसका फादर कुछ भी नहीं कहता। वो नहीं बताना चाह रहा था कि मैंने उसके लिए ये काम किया है। छोटू यहाँ पर पिंगान की खूब तारीफ करता है, बहुत ज्यादा तारीफ करता है हर चीज में कि पिंगान बहुत अच्छा है, ना उसके जैसा ही बनना चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद वो जो छोटू की माँ थी वो उससे कहना चाहती कि तुम पिंगान पिंगान लगा के रखे हो, ये पिंगान है कौन? क्या कोई अमीर बाप का बेटा है क्या जो तुम्हारे लिए इतनी सारी कुछ चीजें करता है? तो वो यहाँ पर छोटू कहना चाहते कि नहीं वो अमीर बाप का बेटा नहीं है, लेकिन वो दिल से बहुत ज्यादा अमीर है, बिल्कुल मेरे फादर की तरह। फादर भी गरीब है, पिंगान भी गरीब है, और दिल से बहुत अच्छा है। बेचारे लियर की बेइज्जती तो हो गई थी, लेकिन वो खुश था कि चल कुछ तो अच्छी बात की मेरे लिए इसने। यहाँ पर उसकी माँ और उसकी जो बहन थी वो तो अकेडमी घूमने लग जाते हैं। तब वहाँ पर छोटू अपने फादर से कहता है कि फादर देखो माँ अभी भी वैसे ही कपड़े पहनती है, वैसे ही जिंदगी अभी गुजार रही है। आपने तो माँ के लिए उतना ज्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आगे चलकर ना बहुत अच्छा बनूं, आप जैसा ही बनूं। लेकिन मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा हो ताकि मम्मी को जो भी चीज पसंद आती है ना मैं उनके लिए वो खरीद सकूं। मेरे पास इतना तो होना ही चाहिए ना, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लियर को बहुत अच्छा लगता है अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बात सुनकर। वो यहाँ पर उसको शराब भी देता है कि तू मेरे बेटे जवान हो रहा है इसलिए आज से तू दारू पिएगा। बड़ा ही अजीब किस्म का बंदा है ये लियर। तो एक ही कप पीने के बाद बेचारा छोटू तो वहाँ पर बेहोशी हो जाता है, उसको खूब नशा चढ़ गया था। और इसके बाद वो यहाँ पर अपनी पावर को ना ट्रांसफर करना शुरू कर देता है उसी अपने बेटे के अंदर। अब था तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो अपने बेटे के फ्यूचर के लिए ना उसने अपनी पावर को ट्रांसफर कर दिया अपने ही बेटे के अंदर। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर को देखते हैं, वो अपनी उसी लड़की वाली जो डिसेबल थी ना उसके पास आता है। वो लड़का तो था, उसके लिए तो उसने यहाँ पर लाइब्रेरियन की बजा डाला, लेकिन उसने इस लड़की के लिए कुछ भी नहीं किया था। इस वजह से वो यहाँ पर आता है और उसको अपनी पावर थोड़ा सा देना शुरू कर देता है। मतलब यंग मास्टर भी अपनी पावर को ना थोड़ा सा ट्रांसफर कर रहा था उसी लड़की के अंदर। वो कहता है कि देखो मैंने लुइन के लिए तो काफी कुछ किया, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, और तुम भी मेरे लिए उतना ही ज्यादा रिस्पेक्ट रखती हो जितना कि लुइन रखता है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये किया है। तो ये देखकर वो जो लड़की थी वो काफी ज्यादा खुश जाती है और यहाँ पर यंग मास्टर से कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, जो आपने अपनी पावर को मेरे अंदर ट्रांसफर किया। तो यंग मास्टर कहते हैं कि इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मैंने खाली तुम्हें रास्ता बताया, चलना उस रास्ते पे तो तुम्हारा काम है। अगर तुमने हार्ड वर्क नहीं किया तो तुम ऐसे ही रह जाओगे हमेशा के लिए, और तुम अगर आगे नहीं बढ़ पाई ना इस हेल्प के बावजूद भी, तो कई फंदा लगाकर लटक जाना उसी में। अगर तुमने फिर भी आगे नहीं बढ़ पाई तो यंग मास्टर बड़ा ही डेंजर आदमी। कभी वो इतना खुश रहता है, कभी बच्चों जैसा ट्रीट करता है, कभी इतना गुस्से में डेंजर हो जाता है कि वो सामने वाले को बड़ा बेइज्जत करते हुए उसकी भजा डालता है। तो ऐसे कमरे के अंदर जब वो इधर लूटपोट कर रहा था ना, वो उसका धक्का लगकर एक किताब अपने आप खुल जाती है जो कि वहीं पर रखी हुई थी। जैसे किताब खुलती है ना, किताब के अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग गई थी। वो यंग मास्टर भी ये पावर देखकर हैरान हो जाता है, और जब वो किताब को अच्छे से नोटिस करता है ना, उसके अंदर कई सारे जेंटलमैन के बारे में लिखा हुआ था। वैसे ही जेंटलमैन जैसे कि मिस्टर किंग थे ना, तो उस तरह के कई सारे जो जेंटलमैन होते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। तो ये देखकर वो यंग मास्टर काफी हैरान होता है और जल्दी जल्दी
किताब को अच्छे से पढ़ने लग गया था कि अरे वाह ये किताब तो कमाल की लगती है, एक काम करता हूँ ये किताब से अपनी ट्रेनिंग शुरू करता हूँ, क्या पता इसमें से कुछ कमाल की चीजें मिल जाए। तो दूसरी तरफ हम यहाँ पर पिंगान को देखते हैं, वो उसी जो पाइथन होता है ना उसके साथ आगे बढ़ा था। वो ठरकी छोटू जो था वो अपनी पावर का यूज करता है और पावर का यूज करने के बाद ना वो पानी के अंदर एक लड़की की फिगर दिखाता है और लड़की की फिगर दिखाते हुए पिंगान से कहता है कि तुम्हें पता है ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है, मेरे दिल में बसी हुई है, क्या बोलते हो थोड़ा खाना दोगे तो इसको मैं आपके बदले एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो ये सुनते साथ ही वो लड़की तो तुरंत ही इस इल्यूजन को ना डिस्ट्रॉय कर देती है कि ये ठरकी बच्चा मुझे क्यों देख रहा है। तो जो बच्ची थी वो यहाँ पर पिंगान से कहती है कि मास्टर पिंगान इसकी बात में बिल्कुल मत आना, ये बहुत घटिया बच्चा है। तो ये देखकर वो पाइथन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने पिंगान को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तो लेकिन पिंगान उस पाइथन को यहाँ पर शांत करवा चुका था। तो इसके बाद ये लोग यहाँ पर मस्ती मजाक करना शुरू कर देते। ये लोग बर्फ से इग्लू बनाते हैं और ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ पर जब लोग बातें कर रहे थे तब पिंगान अपना किताब वगैरह पढ़ रहा था। तभी यहाँ पर उसको ना नजर आती है कि यहाँ से दो लोग गुजर रहे हैं। पिंगान देखकर हैरान रह जाते हैं कि दो लोग हैं कौन। वो वाटर पाइथन तो देखकर कहना चाहते हैं कि अरे इसमें से एक लड़की है, इतने ठंड मौसम में लड़की मिल गई, मैं तो जा रहा हूँ उसी की तरफ। जल्दी जल्दी वो उसी लड़की की ओर भागने लग जाता है, लेकिन उसको भागने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो लड़की इसी ओर आ रही थी और उसके साथ वो जो बंदा होता है ना वो भी यहीं पर आ रहा था। जब वो वाटर पाइथन देखता है उस लड़की की शक्ल देखकर वो डर चुका था कि अरे भाई साहब ये इंसान ये तो चुड़ैल दिख रही है। वो बंदा जो था वो यहाँ पर कहना चाहता है कि ये लड़की जो है ना ये मेरी मेड है और हम काफी टाइम से चलते हुए आ रहे हैं तो थोड़ा सा थक चुके हैं। हमने देखा कि आप लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं तो कुछ टाइम का हमें आराम चाहिए था, तो क्या हम आप लोगों के साथ बैठ सकते हैं? बस कुछ टाइम बैठेंगे फिर चले जाएंगे। पिंगान मना करना चाहता लेकिन वो वैसा इंसान है नहीं, तो इसलिए कहता है कि ठीक है बैठ सकते हो तुम लोग मेरे साथ। तो ये लोग आग जलाकर वहीं पे बैठ जाते हैं। वो जो बंदा था ना जब यहाँ पर पिंगान को अच्छे से नोटिस करता है तो देखा है कि वो जो ब्रिज ऑफ इमॉर्टैलिटी होती है ना पिंगान की वो थोड़ी सी डैमेज है। पिंगान की डैमेज तो पूरी तरह से हो गई थी लेकिन वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है ना। तो उसको देखकर वो बंदा कहता है कि अफसोस की बात है कि तुम्हारा ब्रिज ऑफ इमॉर्टैलिटी ब्रोकन है और इसको रिपेयर करना इतना मुश्किल होगा कि मानो तुम आसमान तक चढ़ रहे हो। कभी तुमने ट्राई किया किसी और से हेल्प लेने का जो तुम्हारी हेल्प करे तुम्हारा ब्रिज ऑफ इमॉर्टैलिटी फिक्स करने में? देखो ढूंढो कोई, अगर किस्मत में साथ हुआ तो तुम्हें ऐसा कोई मिलेगा जो तुम्हारा ब्रिज ऑफ इमॉर्टैलिटी ठीक कर दे। इतना कहने के बाद वो बंदा वहां से जाने लग गया था। पिंगान को एकदम क्वेश्चन भरे सवालों के साथ छोड़कर कि बंदा था कौन, क्यों मेरे साथ 5 मिनट के लिए आके बैठा और क्यों इस तरह की बात करके चला गया। वो जो लड़की थी उस बंदे के साथ वो कहने लग जाती कि तो मुझे इंसान लग रहा, तो आप इसकी इतनी हेल्प भरी बात है क्यों कह गए इससे? मुझे तो लगता है कि इसको रास्ते से हटा देना ही बेहतर होगा क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा फेमस है, मैंने इसके बारे में सुनकर रखा है। तो वो बंदा उससे कहना चाहता कि देखो तुम एक न सिर्फ डीमन हो तो आखिर तुम क्यों ह्यूमन के मैटर में पढ़ना चाहती हो? देखो मैं कहता हूँ कि तुम्हें इस मैटर में नहीं घुसना चाहिए। तो वो जो लड़की थी ना वो अपने आप को एक फॉक्स डीमन में कन्वर्ट कर लेती है। वो लग रहा था कि कोई फॉक्स डीमन है जो अपने आप को ह्यूमन भी बदल सकती है और फॉक्स में भी बदल सकती है। तो वो यहाँ पर उस बंदे से माफी मांगने लगती है कि मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपके लिए इतनी गलत बात कही, मैंने आपके सफर को टोक दिया, लेकिन आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो बंदा उसको खूब मारता है और फिर उसके बाद वो वहां से आगे बढ़ चुका था। तभी वहां पर मिस्टर किंग की जो सोल थी ना वो आकर पहुंच जाती है और यहाँ पर वो उसको वार्निंग देती है कि तुम ह्यूमन हो या डीमन हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आइंदा कभी भी तुमने पिंगान के ऊपर नजर उठा के देखी ना तो फिर सोचना कि तुम्हारा अंजाम क्या हो सकता है। तो ये देखकर वो बंदा भी हैरान रह चुका था कि ये कौन आया मुझे वार्निंग देने के लिए। दूसरी तरफ हम जुआन को देख पाते हैं, वही पिंगान का दोस्त। तो उसके पास ना 2 लोग मौजूद थे जिनके साथ ये फाइट कर रहा था, लेकिन अब ये लोग थे कौन और यहाँ पर ये लोग क्यों आए हुए थे ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलने वाला है, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।